फिर हमारे पास मैकेनिज्म जिसके थ्रू हमारे पास ड्रग एब्जॉर्ब होती है। इसके अंदर सबसे पहला मैकेनिज्म है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन का हमें पता है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्रग मूव कर जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी यूटिलाइज होती है। एटीपी की यूटिलाइजेशन की वजह से ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती है, जहाँ पे इसकी कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन हमें चाहिए होती है, और एंडोसाइटोसिस के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनगल्फ होगी और ड्रग जो है वो हमारे पास इन द सर्कुलेशन जाएगी। इन चारों पाथवेज की एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स डायरेक्टली पैसिव डिफ्यूजन से मूव कर जाती हैं। नहीं सॉरी, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास नहीं मूव करती। लिपिड सॉल्युबल ड्रग रैपिडली मूव अक्रॉस कर जाती हैं लिपिड बाइलेयर से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर हमारे पास आ जाती हैं वो ड्रग्स जिनको एनर्जी नहीं चाहिए होती मूव करने के लिए। एक्टिव के अंदर एनर्जी चाहिए होती है। एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या चीज़ें मूव करती हैं, लाइक विटामिन B12 जो है वो एंडोसाइटोसिस से ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ चीज़ें जो है वो एक्सोसाइटोसिस से रिलीज होती हैं, लाइक एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन वगैरह न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो एक्सोसाइटोसिस से रिलीज होते हैं। फिर हमारे पास हैं कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि हमारे पास रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस सम परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे है कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड परमिएबिलिटी और एरिया और थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कैसे है कि हमारे पास रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट के और एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के। जितना ज़्यादा थिक बैरियर होगा उतना कम रेट होगा, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा होगी, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट मेम्ब्रेन का जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, और एरिया सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन को। ये जीआईटी के कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास पीएच, सेकंड है हमारे पास ब्लड फ्लो, थर्ड है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, चौथा है कॉन्टैक्ट टाइम, और पांचवा है हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो हमारे पास पीएच है, अब हमारे पास दो तरह की ड्रग्स हो सकती हैं पीएच के हिसाब से, एसिडिक या बेसिक। अब एसिडिक ड्रग हैं वो हमारे पास पहले अनचार्ज फॉर्म में होती हैं। अनचार्ज फॉर्म से जब वो आयनाइज होती हैं तो उनके ऊपर आ जाता है चार्ज। अनचार्ज चीज़ें जो हैं वो आराम से गुजर सकती हैं मेम्ब्रेन से। अब एसिड जो है वो ऐसे ही पास करेगा अनचार्ज फॉर्म में, मतलब बगैर डिसोसिएट हुए। और जो बेस है वो हमारे पास पहले अनचार्ज होती है, पहले चार्ज होती है, और जब ये डिसोसिएट होती है तब ये अनचार्ज होती है। यानी कि हमारे पास बेस जो है वो डिसोसिएट होने के बाद एब्जॉर्ब होगी, और एसिड जो है वो डिसोसिएट होने से पहले एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा हमारे पास ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन साइड का उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी ड्रग्स की। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, लाइक इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया स्टमक से ज़्यादा होता है तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ब्लड फ्लो भी इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है तो हमारे पास वहाँ से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। कॉन्टैक्ट टाइम जितना ज़्यादा होगा, लाइक डायरिया के अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ जीआईटी जो है वो ड्रग्स का बहुत रिड्यूस हो जाता है फूड का भी, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक पी ग्लाइकोप्रोटीन है। पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो हमारे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत सारे मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट के लिए, लाइक ड्रग्स और अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है जहाँ जहाँ पे ये हाईली एक्सप्रेस होगी, बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ वहाँ पे ड्रग के एब्जॉर्प्शन जो है उसको ये रिड्यूस कर देगी। ब्रेन कैपिलरीज में, इंटेस्टाइन में, किडनीज में, लिवर में, हर जगह ये जहाँ पे ये ज़्यादा होगी प्लेसेंटा वगैरह में, वहाँ पे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को ये रिड्यूस कर देगी। इस तरह से ये पांचों फैक्टर जो है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन है। कुछ जो है लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट है, लाइक हमारे पास कुछ ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होती हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होती हैं। लिपिड सॉल्युबल जो है वो आराम से पास कर जाएंगी सेल मेम्ब्रेन से, वाटर सॉल्युबल इतनी आसानी से पास नहीं करेंगी। इसके अलावा ड्रग की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जैसे हमने एसिडिटी और बेसिसिटी की बात की, जो अनचार्ज ड्रग है वो आराम से पास करेंगी, चार्ज जो है वो डिफिकल्टली पास करेंगे। ड्रग की सॉल्युबिलिटी, उसके अलावा डोजेज फॉर्म कौन सी है यूज़ हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है ड्रग की, सर्कुलेशन कितनी है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, और एरिया कितना है एब्जॉर्बिंग सरफेस का। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है हमारे पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक कॉन्सेप्ट फर्स्ट पास इफेक्ट का। फर्स्ट पास इफेक्ट किस चीज़ को कहते हैं? द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग दैट अकर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बट बिफोर इट एंटर द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहाँ सिंपल जुबान में अगर हम कहें तो प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर होने से पहले जो भी हमारे पास ड्रग के ऊपर एक्शंस होंगे वो हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट में आएंगे। मेनली ये लिवर में होता है, और वैसे ये इंटेस्टाइन और बाकी जगह पे भी हो सकता है। माउथ से हमने कोई भी ड्रग ली, वो स्टमक से पास की, स्टमक से पास होने के बाद वो पोर्टल सर्कुलेशन से गई लिवर में, लिवर में हुई उसकी मेटाबॉलिज्म, और फिर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गई। तो उससे पहले जो सारा इफेक्ट चल रहा था वो हमारे पास है फर्स्ट पास इफेक्ट, लाइक 3 डोजेज में जा रही थी। 3 ब्लू लाइन्स हमारे पास 3 डोजेज को कंसीडर कर लें। 3 डोजेज में ड्रग जा रही थी, सिर्फ एक डोज जो है एक लाइन पहुंची है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, बाकी 2 लाइनें कहाँ यूज़ होगी? फर्स्ट पास इफेक्ट में। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या हो गया? यानी हमारे पास ये कि
कोई भी प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास इफेक्ट, द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग दैट अकर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिफोर एंटरिंग इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एग्जांपल क्या है, 90% नाइट्रोग्लिसरीन जब हम ओरली इनटेक करते हैं तो 90% जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट से ज़ाया हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम एडमिनिस्टर करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को थ्रू सबलिंगुअल के अंदर फर्स्ट पास इफेक्ट बाईपास हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज़ है? बायो अवेलेबिलिटी वो फ्रैक्शन है ड्रग का जो कि रीच करेगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन को, उसको हम कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी। लाइक हमने 100 मिलीग्राम डोज एडमिनिस्टर की, उसमें से 70 मिलीग्राम जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, तो हमारे पास 70 मिलीग्राम जो है 70% या 0.7 उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी ड्रग की। अब ये इन्फ्लुएंस कैसे होती है, कुछ फैक्टर जो बायो अवेलेबिलिटी को चेंज करते हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं? फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि हिपैटिक मेटाबॉलिज्म कितनी हो रही है, फर्स्ट पास इफेक्ट कितना आ रहा है। उसके अलावा सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग कितनी सॉलिबल है, उसकी केमिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है, और नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन के वो कौन सी फॉर्म में हम दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी किस पाथवे से आती है? इंट्रावेनस से। इंट्रावेनस से 100% ड्रग जो है वो बायो अवेलेबल होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर लगाते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है एरिया अंडर कर्व, AUC मीन एरिया अंडर कर्व, नॉन वीनस पाथवे ओवर AUC इंटू द IV के अंदर 100% आती है तो उसको हमने नीचे रखना है, कोई भी दूसरा पाथवे जो हमने यूज़ किया उसको ऊपर रखना है, मल्टीप्लाई करा देना 100 से, तो बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी। और इस तरह से हमारे पास एरिया अंडर द कर्व निकाल के तो बायो अवेलेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल डिवाइडेड बाय इंजेक्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इक्विवेलेंस और थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस क्या है? दो ड्रग हमने ली हैं, उन दोनों को हम बायो इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब उनकी दोनों की बायो अवेलेबिलिटी यानी कि वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सेम टाइम पे पहुंचे, सिमिलर टाइम पे वो ब्लड में भी रेज हो, यानी कि उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी कंपेरेबल हो और उनका ब्लड पीक कंसंट्रेशन भी सेम टाइम पे आए, इसको हम बायो इक्विवेलेंट ड्रग कहेंगे। थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट क्या कहेंगे? वो ड्रग जो कि बायो इक्विवेलेंट भी हैं और फार्माकोलॉजिकली भी इक्विवेलेंट हैं। टू सिमिलर ड्रग्स आर कॉल्ड थेरेप्यूटिकली इक्वल इफ दे आर फार्माकोलॉजिकली इक्विवेलेंट विद द सिमिलर क्लिनिकल एंड सेफ्टी प्रोफाइल, और साथ में ये कि हमारे पास दोनों जो हैं वो पीक कंसंट्रेशन भी सेम आए, बायो अवेलेबिलिटी भी सेम हो, यानी कि वो फार्मास्यूटिकली भी इक्विवेलेंट हो और बायो इक्विवेलेंट भी हों।